मैट्रिक्स को डिफाइन किया था, ठीक है। फिर मैट्रिक्स हमने टाइप देखे। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स मतलब ऐसा मैट्रिक्स उसका ऑर्डर अगर m बाय n है तो m इज नॉट इक्वल टू n, दिस इज द रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। जैसे A मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m बाय n है, तो अगर m इज नॉट इक्वल टू n देन मैट्रिक्स A इज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अगर m इज इक्वल टू n है तो स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर फिर स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाने के बाद हमने डिफाइन किया था रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स मतलब ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर एक ही रो है। तो इन जनरल अगर उसका हमें ऑर्डर लिखना है रो मैट्रिक्स का, तो रो एक ही होने की वजह से पहला वाला नंबर 1 रहेगा, दूसरा वाला नंबर n रहेगा, तो 1 बाय n उसका ऑर्डर रहेगा रो मैट्रिक्स का। अगर कॉलम मैट्रिक्स की बात करें तो उसके अंदर एक ही कॉलम होता है, तो उसका ऑर्डर क्या रहेगा m बाय 1, ठीक है। तो रो और कॉलम मैट्रिक्स के बीच का फर्क समझ में आ चुका था हमें। फिर उसके बाद हमने क्या देखा, स्क्वायर मैट्रिक्स के टाइप्स देखे। जैसे हमने देखा डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स देखा जिसके अंदर डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी सब क्या होते हैं, जीरो होते हैं। फिर डायगोनल में एक और स्पेसिफिकेशन आया, दैट इज स्केलर। स्केलर में क्या होता है, जो भी डायगोनल एलिमेंट्स है वो सारे के सारे क्या होते हैं, सेम होते हैं, है ना। और फिर हमने डिफाइन किया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये मैं 3x3 के लिख रहा हूँ, जरूरी नहीं 3x3 के हो, हम ज्यादातर 2x2 या 3x3 की इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स जो हमारा इस्तेमाल करने का हमारा जो रेंज है वो 2 मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 और मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 वाला है। जब मैं कहता हूँ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 या फिर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 3, तब मैं स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ऑर्डर हम हमेशा m बाय n के फॉर्म में लिखते हैं। लेकिन अगर मैं एक ही नंबर से ऑर्डर को डिफाइन कर रहा हूँ, दैट मींस आई एम टॉकिंग अबाउट स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर लिखना है तो 1 0 0 1 मतलब डायगोनल एलिमेंट्स कंपलसरी 1 आ जाएंगे। अगर 3x3 का लिखना है तो 0 0 0 0 1। तो ये आ गया आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। फिर हमने क्या देखा था, बस इतना ही देखा था, हाँ ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, स्क्वायर, रो वगैरह वगैरह हो गया, हाँ। अच्छा, ये जो है इसको यूनिट मैट्रिक्स भी कहा जाता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स है फिर यूनिट मैट्रिक्स, हाँ दोनों भी नाम याद रखिए। इसके बाद में आता है बेटा जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स, ये किस तरीके का मैट्रिक्स होता है जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स, सब एलिमेंट जीरो होते हैं उसके अंदर के, तो जीरो और नल मैट्रिक्स मतलब क्या हो गया, every element of matrix is zero। जीरो मतलब नंबर की बात होगी, ठीक है। अब इसके अंदर कोई आपको स्क्वायर मैट्रिक्स होने की जरूरत है क्या, कोई रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी जीरो मैट्रिक्स हो सकता है और स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकता है। जीरो मैट्रिक्स में जरूरी नहीं कि आपका मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर टाइप का है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। सिर्फ वहां पर कंडीशन क्या है कि एवरी एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स इज जीरो, देन दैट मैट्रिक्स इज जीरो मैट्रिक्स। फिर वो 2x3 हो सकता है, 3x2 का मैट्रिक्स होता है, 1/3 का हो सकता है, 2x2 हो सकता है, 3x3 हो सकता है, स्क्वायर हो रेक्टेंगुलर हो। तो जीरो मैट्रिक्स है तो बस कंडीशन ये है कि उसके सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए। ऐसा हो जाए या फिर ऐसा रहे, क्या फर्क पड़ता है उससे, सारे एलिमेंट जीरो है कि नहीं, बस हमें उससे मतलब, ठीक है। तो उसके बाद बात करते हैं ट्राइंगुलर मैट्रिक्स की। ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, एक्चुअली ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में दो टाइप्स आते हैं। एक आता है अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स और दूसरा आता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स किसको कहा जाएगा, पहले तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। हाँ, अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स का ही टाइप है। तो दिस इज अ टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, यहाँ पे लिख देता हूँ।
टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या हो गया कि कोई भी मैट्रिक्स अगर पहले स्क्वायर मैट्रिक्स है तब जाके उसकी संभावना बनेगी कि वो अपर है या नहीं, अगर वो दी गई कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स यहाँ पर लिखूंगा मैं, टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को कहा गया है कि जिसके मेन डायगोनल के नीचे के एलिमेंट्स जीरो होते हैं। मतलब क्या, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे कोई अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स लिखना है तो मेरे पास डायरेक्ट ए बी सी 0 डी ई 0 0 एफ इस तरीके का वो मैट्रिक्स होना चाहिए। अब ये जो मैंने ए बी सी डी ई एफ लिखा है, यहाँ पर कोई भी नंबर आ सकते, कुछ भी, पॉजिटिव नेगेटिव रैशनल इरेशनल कुछ भी नंबर आने दो, मुझे उससे मतलब है क्या नहीं। जब मैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात करता हूँ तब मेन डायगोनल अपना ये होता है लीडिंग डायगोनल। इस डायगोनल के नीचे जो 3 एलिमेंट्स है, ट्रायंगल बना रहे कि नहीं, तो नीचे का जो ट्रायंगल है वो 0 होना चाहिए। तो नाम से कॉन्ट्रडिक्शन है, जब मैं अपर ट्रायंगुलर कहता हूं तो मेन डायगोनल के नीचे के एलिमेंट 0 आ रही है समझ में। जब मैं लोअर ट्रायंगुलर कहता हूं तो ऊपर वाला, जो ऊपर का ट्रायंगल है मेन डायगोनल के वो 0 होना चाहिए। आ रही बात समझ में। तो इसको अगर हमें मान लो कि उस वर्ड्स में लिखना है कि ए मैट्रिक्स जो है वो कोई भी मैट्रिक्स है वो अपर ट्रायंगुलर हो सकता है कब, अगर ए आई जे इज इक्वल टू 0। ए आई जे का मतलब क्या होता है, एलिमेंट्स को हम ए आई जे से डिनोट करते हैं ना, तो ए आई जे इज इक्वल टू 0। लेकिन कब, जब आई और जे के बीच का रिलेशन क्या है, देखिए मुझे बताइए यहाँ के एलिमेंट्स अगर आप देखते हो इसकी पोजीशन, तो इसका पोजीशन क्या है बेटा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का है ना, तो यहाँ का नंबर आप A21 से डिनोट करोगे, यहाँ का नंबर आप करेंगे A31 से डिनोट, और यहाँ का नंबर आप करेंगे A32 से। अब थोड़ी सी यहाँ की भी बात कर लेते हैं ताकि आपको फर्क समझ में आएगा। तो यहाँ कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कब कहलाएगा, व्हेन aij इज इक्वल टू 0 बट व्हेन योर i एंड j हैज रिलेशन। अब ये क्या है बेटा, a12, ये क्या है a13, और ये क्या है a23। अब आप मुझे बताइए इसके अंदर i मतलब क्या होता है 2 और j मतलब क्या होता है 1, कर देगा। अरे aij का मतलब क्या है, एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स। जब मैं aij बोलता हूँ तो एलिमेंट ऑफ ith रो एंड jth कॉलम होता है कि नहीं, कहते हैं ith रो एंड jth कॉलम का एलिमेंट होता है। तो अब आप मुझे बताइए जब मैं a21 कह रहा हूँ तो सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट हुआ कि नहीं, तो i और j के बीच में रिलेशन क्या है, सारे i जो है वो j से ग्रेटर है, सारे i जो है वो j से ग्रेटर है कि नहीं, ये i ग्रेटर है, ये i ग्रेटर है, ये i ग्रेटर है। तो अगर मुझे इस शब्दों में अगर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को डिफाइन करना है तो ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके अंदर aij 0 है, मतलब ऐसे एलिमेंट 0 है जिनका i ग्रेटर देन j है। इसका मतलब अपने आप मेन डायगोनल के नीचे के एलिमेंट्स को 0 होना पड़ेगा। कहते हैं क्या, भाषा बघा काव्यात्मक ढंग आहे, मॅथमॅटिकल काव्य कहते का, ही भाषा कवीची भाषा मी का म्हणतो, कारण जे सांगायचं ते नीट नाही सांगत, हे गद्य आणि पद्य मराठी कळती का, हे डायरेक्ट झालं आपल्यासारखे बोलणारे, कळते का, आणि हे काय आहे थोडासा काव्यात्मक अंग, काय कळूच नाही दे समोरच्याला काय सांगायचं ते, लक्ष देते का। म्हणजे कविता म्हणजे काय असते साधारणतः, त्याच्यात तुम्ही काही बी अर्थ टाकू शकता। एखाद्या येड्याने बी कविता लिहिली असेल तर माणूस हुशार असेल वाचणार ते म्हणून वा वा याला हे असं असं सांगायचं असेल, त्याला माहिती बी आहे की नाही काय माहिती, ज्याने लिहिली त्याला इंटरप्रिट कोण करते त्याच्यावर डिपेंड करते। जेवढा हुशार माणूस असेल तेवढा कोणत्याही गोष्टीतून काही बी काढू शकते, बरोबर आहे। जाऊ द्या, हे कळलंय का, चेहऱ्यावरून तर काहीच कळल्यासारखं वाटत नाही बाबा, कळलंय का, aij 0 आहे, aij 0 म्हणजे काय, एलिमेंट 0, कोणते एलिमेंट 0, ज्यांच्या रोचा आकडा मोठा आहे कॉलम पेक्षा। इथं बघा ना A21 म्हणजे मेन डायगोनलच्या खालचे जेवढे एलिमेंट्स असतील, मेन डायगोनल के नीचे के जितने एलिमेंट्स है उनका मैट्रिक्स निकालिए ना, आप 4x4 का भी मैट्रिक्स ले लीजिए। जैसे जैसे मेन डायगोनल के नीचे के एलिमेंट्स देखोगे उसकी रो बढ़ती जाएगी, कॉलम कम होता जाएगा। यहाँ पर रो और कॉलम इक्वल होते हैं कि नहीं, उसके पहले रो बड़ी है और कॉलम छोटा है, इधर उल्टा है। लोअर ट्रायंगुलर किसको कहेंगे, aij 0 होना चाहिए, बट जहां पर i ग्रेटर है
जैसे आई लेस है जैसे ए आई लेस है जैसे जहाँ आई लेस होना चाहिए जैसे यहाँ देखिए ए आई जे फर्स्ट रो सेकंड रो कहते हैं क्या मतलब आई लेस है की नाही जैसे नसन हे कळलं ना तर जागेवर सोडून द्या नसन कळलं नाही ही डेफिनेशन जागेवर सोडून द्या आपल्याला काही तिथं लिहून बदलायचं नाही आपल्या डोक्यात काय पाहिजे फक्त मी जर म्हणलं ए बेटा आपल्याला दिलेल्या स्क्वेअर मॅट्रिक्सला रो ट्रान्सफॉर्मेशनच्या मदतीने अप्पर ट्रायंग्युलर बनवायचे तुमच्या काय डोक्यात आलं पाहिजे डायगोनलच्या खालचे एलिमेंट 0 बनवायचे मी जर तुम्हाला म्हटलं की बाबा आपल्याला रो ट्रान्सफॉर्मेशनच्या मदतीने दिलेल्या मॅट्रिक्सला लोअर ट्रायंग्युलर बनवायचं तुमच्या काय डोक्यात आलं पाहिजे मेन डायगोनलच्या वरचे एलिमेंट्सला 0 मध्ये कन्वर्ट करायचे तुमच्या समोर जर कोणी अप्पर ट्रायंग्युलर मॅट्रिक्स असं ओरडलं की तुमच्या डोक्यात काय प्रकाश पडला पाहिजे मेन डायगोनलच्या खालचे एलिमेंट 0 असं आहे ना म्हणायचं कळतंय का लक्षात येते चला पुढे चला अप्पर ट्रायंग्युलर लोअर ट्रायंग्युलर झालं पुढे येतं डिटरमिनंट ऑफ अ मॅट्रिक्स म्हणजे तुम्हाला माहितीच आहे माहिती की नाही अरे डिटरमिनंट माहिती की नाही डिटरमिनंट ऑफ ए मॅट्रिक्स डिटरमिनंट रे डिटरमिनंट नाही तर नाही हा एखाद्या मॅट्रिक्सचं डिटरमिनंट म्हणजे काय समजा एक मॅट्रिक्स दिलाय लेट ए बी इज इक्वल्स टू हा मॅट्रिक्स आहे 2 3 1 2 न हा मॅट्रिक्स दिलेला है आता याचा डिटरमिनंट फाइंड आउट करायचा म्हणजे काय रे इसका डिटरमिनंट फाइंड आउट करने का मतलब क्या है डिटरमिनंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू लिख लो इसको बस डिटरमिनंट के फॉर्म में और कैलकुलेशन करो 4 - 3 दैट इज 1 खत्म टाटा बाय बाय क्या है इसमें किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनंट निकालने का मतलब मैट्रिक्स में कोई अपना वैल्यू वगैरह नहीं होता वो बस अरेंजमेंट होता है नंबर का लेकिन डिटरमिनंट क्या होता है वैल्यू होता है वो जो स्क्वायर अरेंजमेंट है आपके पास उसको वो एक कैलकुलेशन करके उसको डिफाइन किया गया है कि अगर मैं डिटरमिनंट ऑफ ऐसा लिखता हूँ तो इसके डिटरमिनंट का वैल्यू क्या होगा तो मेन डायगोनल का मल्टीप्लिकेशन माइनस सेकंड डायगोनल का मल्टीप्लिकेशन जो भी नंबर आएगा वो इसके डिटरमिनंट का वैल्यू होगा आ रही बात समझ में तो अगर किसी मैट्रिक्स को डिटरमिनंट लिखना है किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनंट तो क्या करना है स्क्वायर ब्रैकेट हटा दो सीधे लाइन डाल दो और डिफाइन है कि उसका वैल्यू कैसे निकल सकता है तो 2/2 और 3/3 का आपको फाइंड आउट करना आता है ना मैट्रिक्स सॉरी डिटरमिनंट 3/3 का डिटरमिनंट फाइंड आउट करना आता है और उसका काम पड़ेगा ठीक है तो किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनंट मतलब ये होता है जो भी मैट्रिक्स है उसको एज अ डिटरमिनंट लेके सॉल्व करो और ये स्क्वायर मैट्रिक्स का ही किया जाता है सिर्फ ठीक है हाँ बेटा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स एंड सिंगुलर मैट्रिक्स अब डिटरमिनंट हाँ डिटरमिनंट डिफाइन किया है तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंगुलर मैट्रिक्स एंड नॉन सिंगुलर obviously this is also the type of square matrix type of square matrix type of square matrix इस स्क्वायर मैट्रिक्स का टाइप है ये भी मतलब सबसे पहले तो आपका मैट्रिक्स क्या होना चाहिए काही जण आपला प्लस काहीतरी करतात सबसे पहले आपका मैट्रिक्स क्या होना चाहिए स्क्वायर फिर आप लोग डिसाइड करोगे सिंगुलर है कि नहीं तो सिंगुलर लेट ए मैट्रिक्स आपके पास मैट्रिक्स क्या दिया हुआ है ए मैट्रिक्स लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स अब ज्यादा ऑर्डर क्या हो सकता है इसका ज्यादा ऑर्डर क्या हो सकता है 3 या 2 का कम से कम 2 ज्यादा 3 4 का स्लेस में है नहीं आ रही बात समझ में तो अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स then if determinant of A is 0 and determinant of A is not 0 then अगर determinant 0 है then A is singular matrix and if determinant is not equal to 0 then A is non-singular दिलेला मॅट्रिक्स सिंगुलर मॅट्रिक्स आहे असं जर कुणी वक्तव्य केलं रस्त्याने चालता तुमच्या कानावर आलं की अरे एक मॅट्रिक्स सिंगुलर आहे तुमच्या डोक्यात काय आलं पाहिजे अरे त्याचं डिटरमिनंट 0 आहे तो चालले अशा रस्त्याने चाललेले तुमच्या आणि तुमच्या 2 जण बोलताय अरे तो जो मॅट्रिक्स आहे ना तो नॉन सिंगुलर आहे तुम्हाला कळलं पाहिजे त्यांचं बोलणं
तुम्ही डिटेक्टिव्ह आहेत असं समजा स्वतः. तुम्हाला लगेच लक्ष द्यायला पाहिजे की हे दोघे जण ज्या मॅट्रिक्स बद्दल बोलतायत ते नॉन सिंग्युलर मॅट्रिक्स म्हणजे त्यांचा डिटरमिनंट नॉट इक्वल टू 0 आहे. कळतंय का? मग लक्षात ठेवा, तुम्हाला पुढे जाऊन ज्यावेळेस मॅट्रिक्सचा इन्व्हर्स फाइंड आउट करायचा आहे त्यावेळेस तुम्ही फक्त आणि फक्त नॉन सिंग्युलर मॅट्रिक्सचाच इन्व्हर्स फाइंड आउट करू शकता. याचा अर्थ इसका मतलब कोटा. त्याचे एग्जांपल आहे नॉन सिंग्युलर. हां ते एग्जांपल आहे कशाचं? नॉन सिंग्युलर. तो भाई ओए ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट 0 नहीं आता, कोई भी ले लो, कितने भी एग्जाम्पल का मतलब समझ रहे हो? कोई भी मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करने 0 नहीं आया कि नॉन सिंगुलर. अभी बहुत करना है ना हमें, किसी भी मैट्रिक्स से इनवर्स निकालना है उससे पहले उसका डिटरमिनेंट निकालना ही पड़ता है. क्यों? ले लो, यही है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. शाबाश. ये मैट्रिक्स है, अब इसका डिटरमिनेंट निकाला, क्या आया? 0 है क्या? तो ये नॉन सिंगुलर है. नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स जो होता है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स किसको कहते हैं? ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट 0 नहीं है, नॉन सिंगुलर हो गया. 0 आ गया, सिंगुलर हो गया. नाम दिया है, सिर्फ नाम दिया है. एक रो पूरी 0 होनी चाहिए, कॉलम पूरा 0 होना चाहिए. वो प्रॉपर्टीज हो गई डिटरमिनेंट की. ना भी रहे तो भी क्या दिक्कत है? बिना रहे भी तो 0 आ सकता है ना. ऐसा जरूरी थोड़ी ना है कि रो पूरा का पूरा 0 हो या एक कॉलम 0 हो. वो तो डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी है कि अगर एक रो पूरा 0 है तो डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 आएगा. उसके बगैर भी आ सकता है. कुछ भी ले लो ना आप. जैसे मान लो कि आपने यहाँ पर ले लिया 2 6 12 आता है, यहाँ पे 3 4 ले लो, हो गया. इसका डिटरमिनेंट 0 आएगा. कळलं का? ट्रांसपोज काय तर बोलत होतो, काय परत बोललो. ट्रांसपोज ऑफ ए मॅट्रिक्स. हे लिहिण्यासारखं लिहितोय ना मी तुम्हाला, नोट करते ना, सगळे घाललेलं आहे. अच्छा बड़ा लिखो क्या? लिखेंगे बेटा, कोई दिक्कत नहीं है. ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स किसको कहा गया है? कोई एक मैट्रिक्स दिया है, उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किसको कहा गया है? लेट ए बी ए मैट्रिक्स. लेट ए बी ए. अच्छा, अब ट्रांसपोज लिखने में आपको जरूरी नहीं कि आपका मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स हो. ठीक है, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिखा जा सकता है, क्योंकि ट्रांसपोज लिखने का जो मेथड है वो क्या है? रो को कॉलम से इंटरचेंज करना है या फिर कॉलम को रो से इंटरचेंज करना है. फॉर एग्जांपल, इफ ए इज अ मैट्रिक्स A B C D E F, then transpose of matrix A is denoted by A T और A डॅश. एखाद्या मॅट्रिक्सचा ट्रान्सपोज कशाने डिनोट केला जातो? त्या मॅट्रिक्सला ज्या लेटरने डिनोट केलं ते लेटर, त्याच्या डोक्यावर डॅश किंवा टी, ए टी. आणि वाचतात कसं? ट्रांसपोज ऑफ ए. वाचतात कसं? ट्रांसपोज ऑफ ए. ट्रांसपोज ऑफ ए. ए डॅश मतलब क्या? दिए गए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज. तो इफ ए इज दिस मैट्रिक्स, देन ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, देन ट्रांसपोज ऑफ गिवन मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय, देन ट्रांसपोज ऑफ ए किंवा ट्रांसपोज ऑफ given matrix is denoted by A, T or A dash, and is defined as follows. कैसे डिफाइन किया जाता है? यह T is equals to, जो पहला रो है उसको पहला कॉलम लिख दो. मतलब पहला रो क्या था इधर? ABC था, उसको क्या लिख दिया आपने? ABC. कॉलम में कन्वर्ट कर दिया. और जो दूसरा रो है उसको क्या लिखा आपने? दूसरा कॉलम लिखा. कहते क्या बोला मैंने? चेंज द रोज ऑफ फर्स्ट मॅट्रिक्स बाय कॉलम. म्हणजे कळते का? पहिल्या मॅट्रिक्स मध्ये जी रो आहे
पहिली रो आहे ती दुसऱ्या मॅट्रिक्स त्याच्या ट्रान्सपोज मध्ये ती पहिला कॉलम बनणार, जे दुसरी रो आहे ती दुसऱ्या मॅट्रिक्स त्याच दुसऱ्या मॅट्रिक्स मध्ये दुसरा कॉलम बनणार. कळतंय का? एक तर असं करा, असं म्हणजे कसं, रोज बिकम्स कॉलम, रोज बिकम कॉलम, नाहीतर कॉलम बिकम रो, कॉलम बिकम कॉलम बिकम रो. कळतंय का? एकूण एकच आहे की नाही? एकूण एकच आहे की नाही? एकूण एकच आहे ना? तुम्ही मला सांगा, हे बघ गंमत पाय, ए बी पहिली रो आहे, रोला तुम्ही कॉलम बनवलं, इज्जतीत कॉलम बनला. परत दुसऱ्या रोला तुम्ही कॉलम बनवलं, इज्जतीत कॉलम बनला. एखादा नाही 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 मला तसं नाही करायचं, मला कॉलमला रो बनायचं, बनव. पहिला कॉलम आहे, पहिली रो बनली. दुसरा कॉलम आहे, दुसरी रो बनली. तिसरा कॉलम आहे, तिसरी रो बनली. काही फरक पडतोय का आन्सर मध्ये? तेच आहे. दृष्टिकोन बेटा देखने का दृष्टिकोन. जिसको जो सही लगे वो करो, लेकिन एक ही बात ध्यान में रखना, 2-3 गोष्टी मिक्स ना करो, घाल होऊन जाएंगे. पहिल्यांदा म्हणता रो को कॉलम से करेंगे, फिर दूसरे कॉलम को रो से, फिर घर पे जाना पड़ेगा, सीधा घर पे. हाँ, तो अच्छा है कि यही याद रखो कि रोज आर इंटरचेंज बाय कॉलम. मतलब पहले मैट्रिक्स में जो रोज है उनको कॉलम्स बना दो तो ट्रांसपोज बन जाएगा. कळतंय का? हा, मग तुम्हाला आणखी एक गंमत सांगतो याच्यामध्ये, जे आपण करतोय ना त्याच्यामुळे काय तयार होईल मला सांगा. पहिल्या मॅट्रिक्सची ऑर्डर कोण सांगते मला? हे बेटा तू सांग. पहिल्या मॅट्रिक्सची ऑर्डर चष्मा, त्याला कळलं बरं का? चला, सेकंड लास्ट बेंच कॉर्नर. तूच ए ची ऑर्डर सांग. ए मॅट्रिक्सची ऑर्डर सांग. घाबरायचं नाही. हा, पर नव्हतं? परवा लेक्चर कुठं होतं? शनिवार नव्हतं? अरे रेकॉर्डिंग नोट टाकली मी? जमलं मग तुझं. तू सांग ए, 2 rows 3 columns. म्हणजे 2/3. ए का ऑर्डर क्या है? 2/3. 2 rows 3 column. तुम्हाला काय वाटलं मग? अरे ऑर्डर ऑफ मॅट्रिक्स दुसरं काय असतं? येडे कर तुम्ही, त्याच्यामध्ये लक्ष देत जा. अरे ऑर्डर ऑफ मॅट्रिक्स पहिल्याच लेक्चरला सांगितलं होतं ना, एवढा भद्रा मॅट्रिक्स नव्हता काढला का? M/N वाला. काय पोर आहे तुम्ही? अरे ऑर्डर ऑफ मॅट्रिक्स. बरं हा, चला आता दिलेल्या मॅट्रिक्स ऑर्डर 2/3 आहे. आता ज्यावेळेस तुम्ही याचा ट्रान्सपोज दिला 80, याची ऑर्डर सांग काय झाली? म्हणजे जर एखाद्या मॅट्रिक्सची ऑर्डर M/N असेल तर त्याच्या ट्रान्सपोजची ऑर्डर काय असते? N/M. उलट होऊन जातं. कळतंय का? हे लक्षात ठेवा. N into M नाही होऊ शकत. N into M नाही म्हणायचं, त्याचा अर्थ वेगळा होतो. बाय म्हटलं तर वेगळा अर्थ. नाही तसं तर ती बाय नाही, बोलायची भाषा आहे. तुम्ही म्हणा काही नाही पण अर्थ डोक्यात तो पाहिजे. कळतंय का? आता मी मॅथ शिकवतो काही कसंही बोलून शिकवतो, पण माझ्या डोक्यात क्लिअर असतो की नाही अर्थ. कळतंय का? हा, ठीक आहे. लिहिताय का? द्या फास्ट लिहा. झालं का? आज 11:15 पर्यंतच घेते बरं की मी. चला, शेवटचा टाइप बाकी आहे, सिमेट्रिक मॅट्रिक्स आणि स्क्यू सिमेट्रिक मॅट्रिक्स. कशाला म्हणायचं सिमेट्रिक मॅट्रिक्स? बघा, सिमेट्रिक मॅट्रिक्स, अरे लिहिलं ना, सिमेट्रिक मॅट्रिक्स साठी पहिले ट्रान्सपोज कळणं आवश्यक होतं म्हणून ट्रान्सपोज सांगितलं. सिमेट्रिक मॅट्रिक्स हा स्क्वेअर मॅट्रिक्सच असू शकतो. ऍक्च्युअली हा कॉन्सेप्ट ट्रान्सपोजशी रिलेटेड आहे. ट्रान्सपोज हा तुम्ही कुठल्या मॅट्रिक्सचा घेऊ शकता. कळतंय का? ट्रान्सपोज साठी मी का स्क्वेअर मॅट्रिक्स घेतला होता का रे? नाही. ट्रान्सपोज साठी तुम्ही रेक्टँग्युलर मॅट्रिक्स घेऊ शकता. रेक्टँग्युलर सोबत होऊ शकतं म्हणजे स्क्वेअर सोबत होऊ शकतं. पण सिमेट्रिक मॅट्रिक्स मध्ये काय होतं
सिमेट्रिक मॅट्रिक्स ज्या पद्धतीने डिफाईन केलं त्यासाठी स्क्वेअर मॅट्रिक्सच पाहिजे. कळतंय का? का? कारण बघा ए मॅट्रिक्स इज सेड टू बी सिमेट्रिक मॅट्रिक्स. SYMMETRIC सिमेट्रिक मॅट्रिक्स. मी पाहिलं तुमचं जेई मेन्स ऍडव्हान्स सिलेबस मॅट्रिक्सचा लय जास्त नाही, उगाच 2-4 पॉईंट जास्तीच आहेत फक्त. तेवढे सांगून दिले की तुमचा सिलेबस होऊन जातो. कळतंय का? ठीक आहे. हा हे बघा तुम्हाला मी सांगतो हे जे टॉपिक मी तुम्हाला शिकवते ना आता सुरुवातीला मॅथमॅटिकल रिझनिंग शिकवला, डिटरमिनंट मॅट्रिक्स डिटरमिनंट घेईल मी तुमचा, मॅट्रिक्स झाल्यावर डिटरमिनंट सांगेल आणि ते सेंडिंग मधूनच सगळी थेरी शिकवली मी त्याची, म्हणजे टोटल तुमचं होऊन जाईल. त्याच्यानंतर स्टॅटिस्टिक्स आहेत. हे असे टॉपिक्स आहेत की याच्यावरती ना कंपल्सरी प्रश्न विचारले जातात मेन्समध्ये तरी. कळतंय का? आणि जास्त करून जे भारी टीचर्स आहेत ते याच्याकडे एवढं लक्ष देत नाहीत. कशामध्ये ते काय माहित नाही मला, पण ज्यांना अवघड शिकवतात त्यांना हे टॉपिक येत नाही शिकवत, किंवा किंबहुना त्यांनी कधी शिकवलेले नसतील, त्यांच्यावर काही जबाबदार नसेल, त्यांना बोर होते. स्टॅटिस्टिक्स तर कोणाला शिकवू वाटत नाही बाबा. कळतंय का? हां, त्याच्यामुळे ते चांगले करून घ्या आणि बाकीचे टॉपिक्स करायचे. सर ते 12वीत असतं की 11वी? काय 11वी हे सिलेबस मॅट्रिक्स आहे. साधारणतः अल्जेब्राचा पार्ट आहे हा. मॅट्रायसिस, डिटरमिनंट मॅट्रिक्स, त्याच्यानंतर मॅथमॅटिकल रिझनिंग, स्टॅटिस्टिक्स, हे सगळं अल्जेब्रामध्येच येतं आणि मॅक्सिमम कोचिंगवाले याला 11th मध्येच कव्हर करतात. काही जण घेतात 12th मध्ये, पण जवळपास सगळेजण डिटरमिनंट 11th मध्ये घेतलं तर मॅट्रिक्स 12th मध्ये घेतात, पण स्टॅटिस्टिक्स आणि रिझनिंग 11वीला संपून टाकतात. ठीक आहे. हां बघा सिमेट्रिक मॅट्रिक्स कशाला म्हटलेले आहे? हे मॅट्रिक्स लेट अरे हे काय झालं, लेट ए बी ए स्क्वेअर मॅट्रिक्स, then A is said to be symmetric. मला पाहुणे बरोबर वाटलं सांगा. If and only if A is said to be symmetric matrix, if and only if A is equal to A dash. याचा अर्थ काय? सांगा बरं मला. दिलेला मॅट्रिक्स आणि त्याचा ट्रान्सपोज हे जर सेम असतील, इक्वल, तर त्या मॅट्रिक्सला, तर दिलेल्या ए मॅट्रिक्सला तुम्ही काय म्हणणार? सिमेट्रिक मॅट्रिक्स. कळतंय का? लक्षात येते? बघा असं कोणता मॅट्रिक्स तुम्हाला दिसतो का रे ज्याचा ट्रान्सपोज घेतल्याशिवाय? आता ट्रान्सपोज घेताना म्हणून तर रेक्टँग्युलर मॅट्रिक्स आपण याच्यातून उडवलं, याला स्क्वेअर मॅट्रिक्स काय म्हटलं? कारण रेक्टँग्युलर मध्ये एलिमेंट सारखे यायचे जाऊ द्या, ऑर्डर सेम नाही ना. हा 2/3 हा 3/2 येऊन जातो. त्याच्यामुळे विषय इक्वल मॅट्रिक्स असण्यासाठी काय असणं गरजेचं? सगळ्यात पहिले ऑर्डर सेम पाहिजे आणि ज्या त्या पोझिशनचे एलिमेंट ज्या त्या पोझिशनला पाहिजे. लक्षात येते का? तो अगर मुझे सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहना है किसी, अगर दिए गए मैट्रिक्स को सिमेट्रिक कहना है तो उसका ट्रांसपोज उसके साथ में इक्वल होना चाहिए. तो ऐसा कौन सा मैट्रिक्स होता है? नल मैट्रिक्स. वेरी गुड. नल मैट्रिक्स ऐसा होता है. फिर आइडेंटिटी वाला होता है क्या? आइडेंटिटी भी होता है. करके देखेंगे. अगर मेरे पास 1 0 0 0 1 0 0 1 स्केलर मैट्रिक्स. हाँ, स्केलर मैट्रिक्स मतलब वही आइडेंटिटी. ये क्या आता है इसका? 1 0 0 0 1 0 0 0 1. वेरी गुड. तो जो स्केलर मैट्रिक्स होता है बेसिकली, फिर वो आइडेंटिटी हो या फिर मतलब डायगोनल मैट्रिक्स. स्केलर कहने से अच्छा डायगोनल को. डायगोनल मैट्रिक्स जो होता है वो डायगोनल मैट्रिक्स सिमेट्रिक होता है. ठीक है. चलिए एक और बहुत फेमस मैट्रिक्स है, अगर मैं आपको उसके बारे में बताऊं तो माहिती है, इसको देखा ही है. ये सिमेट्रिक होता है, लेकिन इसको देखा ही है कभी? Q2 बस नहीं यार पाहिले का? इसको देखा है क्या? ये अभी देखा है. कुठेतरी बघितलं. गेले मजा करतो गेले भागे. तुम्ही पेअर ऑफ स्टेटमेंट शिकलात का?
हाँ सर एरिया पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन शिकलाय चलिए जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन पता है आपको जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन इन टू वेरिएबल बताइए काही नाही सांगितलं जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई कळत आहे तुम्हाला सेकंड डिग्री अगर मैं दो वेरिएबल एक स्क्वायर नाही नका म्हणू हे साध्या सरळ पॉलिनॉमियल अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मधला कॉन्सेप्ट आहे तुम्हाला जर जनरल इक्वेशन लिहायचं असेल मी जर तुम्हाला विचारलं की जनरल लिनियर इक्वेशन इन टू व्हेरिएबल सांगा बरं तुम्ही काय सांगतात मला ax + by + c = 0 दिस इज द जनरल लिनियर इक्वेशन इन टू व्हेरिएबल ज्यावेळेस असं म्हणलं जातं जनरल इक्वेशन इन टू व्हेरिएबल सेकंड डिग्री थर्ड डिग्री फोर्थ डिग्री फर्स्ट डिग्री आता जसं सेकंड डिग्री ज्यावेळेस म्हणतात किती व्हेरिएबल मधलं पाहिजे दोन व्हेरिएबल मधलं दिसतंय दोन व्हेरिएबल x आणि y तर ज्यावेळेस तुम्ही इन जनरल जनरलायझेशन करता सेकंड डिग्रीच्या इक्वेशनचं त्यावेळेस दोन व्हेरिएबल मधला असेल तर त्याच्यामध्ये दोन्ही व्हेरिएबलची सेपरेटली सेकंड डिग्री वाली टर्म असायला पाहिजे इथे x ची सेकंड डिग्री वाली टर्म आहे y ची सेकंड डिग्री वाली टर्म आहे दोघांच्या मल्टिप्लिकेशनची सेकंड डिग्री टर्म असेल पाहिजे झाल्या तीन सेकंड डिग्रीच्या आता जनरलायझेशन करताना सेकंड डिग्रीच्या पहिले टर्म झाल्या आता फर्स्ट डिग्रीचे टर्म किती व्हेरिएबल आहे तुमच्याकडे दोन दोन्ही व्हेरिएबलच्या सेपरेट फर्स्ट डिग्रीचे टर्म पाहिजे x y हे तर कॉन्स्टंट आहे कळते आणि मग त्याच्यानंतर कॉन्स्टंट टर्म असेल पाहिजे तुम्ही जनरल लिनियर इक्वेशन फर्स्ट डिग्री म्हणले दोन्हींचाही फर्स्ट डिग्रीचे टर्म आले त्याच्यानंतर डायरेक्ट कॉन्स्टंट चालू कॉन्स्टंट कसे डिसाइड करा हां कॉन्स्टंट कसे डिसाइड करा कौन कांस्टेंट है 2h 2g 2l ये कांस्टेंट है ना मैंने बोला ना दिस इज इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री x एंड y तो x और y वेरिएबल हो गए बाकी जो आपने लिए ये तो उस कॉन्सेप्ट के अंदर यहाँ पर जानबूझ के 2h और 2g और 2f ले क्योंकि कैलकुलेशन आसान हो इसलिए है ना बाकी आप बाकी कुछ भी ले सकते हो हाँ लेकिन ये मैं बता रहा हूँ कि जब आप पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे तो ये जो जनरल सेकंड डिग्री ऑफ इक्वेशन जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता है ये कई बार सर्कल को रिप्रेजेंट करता है कई बार पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है लेकिन ये दो लाइंस को भी रिप्रेजेंट करता है ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करता है दो जोड़ियों को रिप्रेजेंट करता है लाइंस की लेकिन कब अगर ये वाला डिटरमिनेंट जीरो आ जाए ये तो अभी मैंने मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखा है अगर ये डिटरमिनेंट जीरो आ जाए अब आप कहेंगे ये सारे के सारे यहाँ पर दिख रहे हैं आपको कोएफिशिएंट के फॉर्म में आप दिए गए इक्वेशन को इसके साथ में कंपेयर करेंगे a h g b f c इन सब के वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और अगर ये डिटरमिनेंट का वैल्यू जीरो आता है तो आप कहेंगे कि दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन तो बच्चों को ये सीक्वेंस से याद रखना पड़ता है आ रही बात समझ में ये मतलब यहाँ ये आएगा यहाँ h आएगा यहाँ g आएगा यहाँ h आएगा ऐसे सीक्वेंस से ध्यान में रखना पड़ता है ठीक है तो ये बहुत पुराने ज़माने से एक स्टेटमेंट या सेंटेंस बना के रखा हुआ है और वही चलते आ रहा है कि अगर आपको ये सीक्वेंस याद में रखना है तो सेंटेंस क्या है ऑल हाइटेड गर्ल्स हैविंग ब्यूटीफुल फेसेस गोइंग फॉर कॉलेज सेंटेंस के अंदर की जो इनिशियल्स है वो आपको यहाँ पर लिखने देखो ऑल हाइटेड गर्ल्स हैविंग ब्यूटीफुल फेसेस गोइंग फॉर कॉलेज ये हमारे टीचर्स ने हमको बताया था इससे बढ़िया सेंटेंस दिखाई नहीं मतलब बना ही नहीं बात में याद में रखने के लिए मुझे तो तुरंत याद हो गया जब किसी जैसे बताया मेरे दिमाग में छप गया तो इनिशियल्स आपको लिखने ये लेकिन बेटा ध्यान में रखो ये बच्चों के ध्यान में रहा लेकिन किस चीज के लिए बताया ये भूल गए हो तो ये डिटरमिनेंट जीरो किस चीज के लिए आता है अगर आपका इक्वेशन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है कि नहीं उसको चेक करने के लिए बोला गया है लेकिन ये तो वहां पर आप देखेंगे लेकिन मैं इसका इस्तेमाल अभी क्यों कर रहा हूं क्योंकि ये इतना बढ़िया है कि इसके अगर आप रोज को कॉलम्स में लिखते देखो मैं रोज को कॉलम्स में लिख रहा हूं a डैश
पहला रो क्या है ए एच जी, उसको मैंने कॉलम में लिखा। दूसरा रो क्या है एच बी एम, उसको मैंने कॉलम में लिखा। तीसरा रो क्या है जी एफ सी, उसको मैंने कॉलम में लिखा। फिर भी मुझे वही दिखा। तो ए इज इक्वल टू ए डैश ए, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स को क्या कहा जाएगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डेफिनेशन समझ में आ गया? ऐसा मैट्रिक्स कि जिसका ट्रांसपोज लेने के बाद दोनों सेम हो तो उसको सिमेट्रिक कहा जाएगा। हाँ, अब इसका मतलब आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स को ऐसा भी याद रख सकते हो कि मतलब जो दिया गया मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक है। देखो अब ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है कि नहीं, ये भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक है कि नहीं। हाँ, तो जो भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक होता है उसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है? डायगोनल के अंदर कुछ भी रहने दो, डायगोनल के अंदर कुछ भी रहने दो, डायगोनल के अंदर कुछ भी रहने दो, कुछ भी रहने दो डायगोनल के अंदर, डायगोनल के अंदर। लेकिन ये यहाँ पर का एलिमेंट, यहाँ पर का एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट सेम होते हैं। क्या होते हैं? ये क्या, ये तभी तो ट्रांसपोज इक्वल आएगा ना। कहते हैं क्या, किसी भी मैट्रिक्स का उसके ट्रांसपोज के साथ में इक्वलाइजेशन कब हो सकता है? जब ये दोनों इक्वल हो, फिर ये और ये इक्वल हो, और फिर ये दोनों इक्वल हो, सेम हो, तभी तो तभी तो तभी तो ट्रांसपोज इक्वल हो सकता है। अरे कहते हैं क्या? तो कोई भी मैट्रिक्स अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो आपको, अगर किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखना है तो आपको क्या ध्यान में रखना होगा कि ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई। सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है? ए आई जे इज इक्वल टू ए। मग जर तरी पण काय मुलांना कळलं नाही बरं का, मला माहिती काय मुलांना कळलंच नाही। कोणाला कळलं? सांगा आता सिमेट्रिक मॅट्रिक्स एक सांगा। 3x3 चा सिमेट्रिक मॅट्रिक्स सांगतो। इनवर्स इनवर्स की तो बात ही नहीं हुई, इनवर्स की तो बात ही नहीं हुई भाई। इनवर्स वर्ड ही नहीं यूज किया मैंने अब तक। त्याचा डायगोनल ते सेम असल्याने त्याचा ट्रांसपोज घेऊन ते परत डायगोनल। मैं बोल रहा हूँ जिसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स समझ में आ गया, मुझे धाड़ से एक मैट्रिक्स यहाँ पर 9 एलिमेंट बताओ जिसका ट्रांसपोज लेने के बाद वो इक्वल आएगा। ये वाहियात से मैट्रिक्स छोड़ के नंबर चाहिए मुझे। कौन बता रहा है? जो भी बताना चाहे हाथ ऊपर करेगा, अरे जो भी बताना चाहे हाथ ऊपर करेगा। ऐसे साथ में कुछ भी नहीं बोल रही। 3x3 का, हाँ 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 बेटा आप बताओ। अरे आप ही सर सगळे ते दरवाजा उघडला डायरेक्ट जागर जमा होशील बरं का। हा तसं तिकडे मोडीलच म्हण नाही होणार, ते उघडतच नाही ना। सर सगळे आपल्या सारखे घेऊन टाका। अरे वा, ये होई ना बात। पहिला रोल 312 हा आडवा आडवा बरं का। हा पुढं काय? 312 131 213 131 आणि 213 हा, बरोबर सांगितलं। हा तुम्ही सांगा मिडल। हाँ? वही बताया आपने तो। हाँ हाँ आपने भी बात किया था ना। हाँ हाँ बेटा बोलो। 2 3 4 कहाँ लिखूं? ऊपर। ए तू सांग बरं, तू काय म्हणणे मला? एकदा तो म्हणा। हाँ 1 2 3 आडवं। हां हाँ बोलो। 1 2 3 2 4 5 ये ऐसा नहीं बोलने का। 1 2 3 मतलब क्या? 1 2 3 हाँ, खत्म। बोलो ना। वो मैं नहीं बताऊंगा, आप आपका मैट्रिक्स बताइए, मैं बताऊंगा फिर। आप मुझे सिमेट्रिक मैट्रिक्स बताइए। हाँ सबको मौका मिलेगा भैया, अपने राज में सबको मौका मिलता है। हाँ
हाँ खत्म पुटर पुटर खत्म हाँ क्या बेटा हाँ 3 to 1. खत्म Diagonal 1 to 3. ये हुई ना बात हाँ अब बताओ डायगोनल 1 2 3 फिर आगे ये जो आपने बात कही ना ये बात बिल्कुल सही कही। अब इसके आगे का मैं बोलता हूँ। देखो अगर आप लोगों ने जितनों ने भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स बताए उसको बहुत मुश्किल कर दिया आपने बिल्कुल वहां पर लिख रहे हो। अरे आपको बताते समय ये बताना चाहिए था कि भाई साहब डायगोनल में कुछ भी ले लो फिर जो यहाँ 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 और यहाँ यहाँ रखना है वो सेम रख दो। जैसे यहाँ पर आपने कुछ भी रख दिया 3 3 5 5 7 7 ये बोलना चाहिए था ना। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था। सिमेट्री मैट्रिक्स तो आप बता दोगे लेकिन आप अगर प्रोसेस से जाके बता रहे हो कि यार यहाँ पर लेने के बाद ट्रांसपोज के बाद आएगा कि नहीं। हमने अभी क्या देखा मेन चीज कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है नॉन डायगोनल एलिमेंट जो होते हैं जो इस तरीके के वो सेम होते हैं। कहते हैं आ रही बात समझ में आ 2 3 6 अरे झालं ना आता अब तो खत्म अब तो मैंने वो ट्रिकी बता दी। अब तो आप जो मर्जी मैट्रिक्स रख सकते हो कुछ भी लिख सकते हो। अभी आ रही बात समझ में। आप सभी ने सिमेट्रिक मैट्रिक्स बिल्कुल सही कहे लेकिन मैं खत्म क्यों कह रहा था क्योंकि आप पहले रूट से स्टार्ट कर रहे थे। मुझे एक्सपेक्टेड था कि भैया डायगोनल कुछ भी ले लो और खत्म। आ रही बात समझ में। अब आते हैं स्क्यू सिमेट्रिक के ऊपर। स्क्यू सिमेट्रिक किसको कहा गया है कौन सा लेते लिया ना स्क्यू सिमेट्रिक समझ लो फिर बाद में लिखो आराम से। क्या टाइम हो रहा है अभी 15 मिनट। हाँ ये समझा देता हूँ फिर आराम से लिखो फिर आगे का देखते हैं। अब बेटा स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक में क्या फर्क है। अरे बहुत बड़ा लिखूंगा अभी। स्क्यू सिमेट्रिक जो मैट्रिक्स होता है उसमें जो aij होता है वो -aji होता है। तो उसके वजह से क्या होता है कि जो डायगोनल एलिमेंट है वो 0 हो जाते हैं। हाँ? तो स्क्यू सिमेट्रिक में आपको ध्यान में रखना है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में सीधे एग्जांपल से समझा देता हूं कि डायगोनल 0 लेना है और यहां अगर 1 लेते हो तो यहां -1 लेना है, यहां 2 लेते हो तो यहां -2 लेना है, यहां 3 लेते हो तो यहां -3 लेना है, या जो भी एलिमेंट यहां ले रहा हूं उसको ऑपोजिट यहां पर लेना है, ऑपोजिट नंबर साइन चेंज करके। यहां जो भी ले रहे हो मतलब यहां का और यहां का साइन चेंज होना चाहिए। दैट मींस नॉन डायगोनल एलिमेंट aij इज इक्वल टू -aji होना चाहिए। कंपल्सरी। देखो ये जो डिफाइन किया है उसी से डायगोनल 0 आ जाते हैं क्योंकि इन्होंने क्या कहा है aij इज इक्वल टू -aji होना चाहिए। ठीक है तो इसमें क्या होता है आपके जो डायगोनल एलिमेंट्स है उसको आपको 0 ही लेना होता है। आइए समझ में। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में आपके जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो कंपल्सरीली 0 होते हैं और जो बचे हुए रहते हैं वो ऑपोजिट नंबर्स होते हैं। सिमेट्रिक में क्या होता है आपका डायगोनल एलिमेंट कुछ भी रहने दो बस इधर के एलिमेंट सेम होने चाहिए। तो स्क्यू सिमेट्रिक में डायगोनल 0 और जो aij ji वाले हैं वो साइन में चेंज रहेगा, उसको कहेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है सर i = j पे 0 -0 वही रहेगा। यहाँ पे क्या i = j पे 0 रहेगा कंपल्सरी। डायगोनल एलिमेंट कंपल्सरी 0 इसीलिए तो मैंने इसको 0 कर दिया है ना समझ में आने के लिए। ठीक है तो ये तुरंत मतलब देखने के बाद समझ में आ जाता है ना कि ये कंपल्सरी 0 होना चाहिए और इनके साइन नंबर तो सेम है बस साइन में चेंज है। कहते हैं बस ये हो गए हमारे टाइप्स। इतने टाइप्स थे मैट्रिक्स के। हाँ ठीक है अब बेटा देखते हैं एडिशन। क्या एडिशन आणि सबट्रैक्शन।
एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन मैट्रिक्स। पहली चीज, दो मैट्रिक्स का एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन तभी पॉसिबल है जब वो दोनों के ऑर्डर सेम हो, दोनों के ऑर्डर सेम हो। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स इज पॉसिबल ओनली इफ देयर ऑर्डर्स आर सेम। मतलब 2/3 का मैट्रिक्स का एडिशन 2/3 के साथ ही हो सकता है, ठीक है। सो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिक्स is possible only if their orders are same। और एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे किया जाएगा, जैसे हमारा नॉर्मल होता है। फॉर एग्जांपल लेते हैं 1 2 3 4 5 6, दूसरा मैट्रिक्स है बी, इसको लिया हमने -1 -2 3 9 8 -10, ठीक है। अब इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना है, कैसे करेंगे, लिखेंगे क्या, a + b इज इक्वल टू, अब क्योंकि ऑर्डर सेम है तो यहाँ के a11 का एडिशन यहाँ के a11 के साथ में हो जाएगा। तो करने जा रहे हैं एडिशन, लेकिन यहाँ पर क्या है, माइनस है ना, तो ये 1 प्लस माइनस क्या बनेगा, 1 - 1, ये क्या होगा 2 - 2, ये क्या होगा 3 + 3, एडिशन ही कर रहे हैं हम लोग। हाँ 4 + 9 5 + 8 6 + वही लिखा है। तो बस खत्म। अब क्या आएगा ये एडिशन, 1 - 1 0 2 - 2 0 3 + 3 6 4 + 9 13 13 -4, ये हो गया आपका a + b। अब अगर आपको कोई a - b करने के लिए बोलता है, जैसे इसी मैट्रिक्स के अंदर मान लो मुझे अगर a - b फाइंड आउट करना है, तो मैं क्या करूंगा, पहला मैट्रिक्स एज इट इज लिखूंगा, 1 2 3 4 5 6, और मुझे क्या करना है, दूसरे मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करना है। तो कैसे सब्ट्रैक्ट करूंगा, -1 -2 3 9 8 -10, तो बेसिकली ये मतलब जो प्रोसेस बताया जाता है वो कैसे बताया जाता है कि माइनस से सारे एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ प्लस ले लो और फिर एडिशन करो। लेकिन वही बात, ये तो बहुत क्लियर है ना कि आप क्या करेंगे, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई किया यहाँ प्लस आ गया, और माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा 1 2 -3 -9 -8 10, और अब इनका एडिशन कर दो, मतलब वही हो गया। सिंपल सी बात है ना, मतलब अगर मुझे इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करना है तो 1 माइनस ऑफ माइनस दैट इज 1 प्लस, नहीं हाँ 2 माइनस ऑफ माइनस 3 - 3 4 - 9 5 - 9 5 - 8 6 माइनस ऑफ माइनस 6 + 10 कर देगा। हाँ तो क्या होगा फिर यहाँ पर, अब ये तो मैंने सिंपल बना दिया इसका, 1 + 1 2 2 + 2 4 3 - 3 0 4 - 5। एडिशन सब्ट्रैक्शन आया समझ में। चलिए अब मल्टीप्लिकेशन देखते हैं, लिख लो फास्ट, हुआ क्या, फास्ट लिखो। चलो मल्टीप्लिकेशन बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है मल्टीप्लिकेशन।